हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में लिखा है 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा करने के लिए और उनको दीकुओं यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी और आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। ठीक है, और इन सभी सवालों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था और ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्मों ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद नहीं थे जो जाति आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। ये एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे रहते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। ठीक है, बहुत ज्यादा भेदभाव भी नहीं था इनके बीच। जो जनजातीय समूह थे, कबीले थे, उनके बीच एक ही कुटुंब के सभी सदस्य होते थे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी आर्थिक या सामाजिक अंतर ना हो। आर्थिक और सामाजिक अंतर था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ जानवर पालते थे। तो इस तरह के टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि कुछ झूम खेती करते थे उनके बारे में। ठीक है, यहाँ लिखा है उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती या घुमंतू खेती क्या है? ठीक है, तो इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस को जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी और जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। ठीक है, और वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह चल पड़ते थे। जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं कि परती मतलब क्या होता है। तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी जो है वो दोबारा उपजाऊ हो जाए, वैसी जमीन को हम परती जमीन कहते हैं। ठीक है, और साल
एक पेड़ है, ठीक है। महुआ क्या है, तो एक फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो वहां पे एक बार फसल काटने के बाद उस जगह को ऐसे ही परती छोड़ दिया जाता था ताकि कुछ समय के बाद वो फिर से उपजाऊ हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे, ठीक है। इस तरह की जीवन पद्धति इन घुमंतू कृषि करने वालों की थी, यानी झूम खेती करने वालों की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ लोग शिकारी और संग्राहक थे, ठीक है। हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, जनजातीय समूहों के बारे में। कुछ लोग जो झूम खेती करते थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग शिकारी और संग्राहक थे। यहाँ देखिए इनके बारे में क्या दिया है। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल करते थे और इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी, तो खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा भी लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे और कई बोझा भी ढोते थे, ठीक है। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर भी थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत में बैगा औरों के लिए काम करने के लिए कतराते थे, ठीक है। मध्य भारत में बैगा जनजाति जो है वो औरों के लिए मतलब दूसरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा जो है वो खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के अपमान की बात थी, ठीक है। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी-कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उनका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ भी मानने लगे, ठीक है। ये जो व्यापारी और महाजन थे उनको सभी मुसीबतों की जड़ मानने लगे ये लोग बाद में। अब कुछ जो जनजातीय समूह थे वे जानवरों को पालकर अपनी जीविका चलाते थे, तो इनका जीवन किस तरह का था वो देखिए। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहां जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू में गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर में बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्यपुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है।
कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, एक ही जगह रहकर कुछ लोग खेती भी किया करते थे। यहाँ देखिए 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे जो ताकतवर होते थे। वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। ठीक है। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर खेती करने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे आप एक वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं, बेवड़। बेवड़ का मतलब क्या होता है? तो मध्य प्रदेश में एक घुमंतू खेती करने के लिए घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है बेवड़। ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको स्रोत दिए गए हैं, उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है। ये चित्र किसका है? तो डोगरिया कंध कबीले की औरतें पंडानों की पत्तियां इकट्ठे करके ला रही है और इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएगी। ठीक है। जैसे आज भी या फिर आज से कुछ साल पहले अगर आप देखें, अगर आप मध्य वर्गीय परिवार की शादी विवाह या फिर किसी फंक्शन पे जाते हैं तो वहां पे आपको पतरी जो है उस पे खाने को मिलता है। ठीक है। तो इसी तरह की पत्तलें जो है ये बनाई जाएंगी इन महिलाओं के द्वारा। उसके लिए पत्ते इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो जनजातीय समूह में इस तरह की चीजें, इस तरह का काम आम बात थी। ठीक है। ये वन संपदा से ही अपनी मैक्सिमम जीवन यापन की चीजें बनाते थे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप एक और मानचित्र देखें, चित्र नंबर 3, तो यहाँ पे आपको दिया गया है भारत के कुछ आदिवासी समुदाय के इलाके। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं गड्डी और वन गुज्जर। ठीक है। नीचे अगर आप थोड़ा सा आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भोटिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है सहारिया। अगर हम कलर चेंज कर ले, रेड कलर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सहरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं भील। ठीक है। यहाँ पे फिर से वन गुज्जर, राठवा, यहाँ पे बैगास, बजरा, बंजारा, गोंड। ठीक है। यहाँ पे संथाल, मुंडा, उरांव, संथाल, इस तरह का बहुत सारा अलग अलग जनजाति जो है अलग अलग जगह में रहा करते थे। यहाँ पे नागा, यहाँ खासी, यहाँ पे रियांग। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम देखें महाराष्ट्र वाले इलाके में तो यहाँ बंजारा, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में देखें तो कोया, बंजारा, गोंड। ठीक है। झारखंड वाले इलाके में देखें तो संथाल, मुंडा, उरांव। ठीक है। इस तरह की अलग अलग जनजातीय समूह अलग अलग जगह पे निवास करते थे। उनके कार्य के अनुसार, उनके जगह के अनुसार उनका नाम भी पड़ गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक स्रोत आपको दिया गया है, स्रोत नंबर 1, और इसमें लिखा है, इसका टॉपिक है शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। ठीक है। यहाँ कुछ वक्त के बारे में दिया गया है। यहाँ पे कोई अंग्रेज जो है इन सभी चीजों को नोटिस करता है और एक लेख लिखता है और उस लेख को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके दिया गया है। यहाँ लिखा है दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में साझेदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती है। ब्रिटिश मानव वैज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 से 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए। आप ये नाम नोट कर लीजिए। ठीक है। ये नाम क्या है? तो ये नाम है
ब्रिटिश मानव वैज्ञानी वेरियर एल्विन, कब से कब तक? 1930 से 1940 तक। ठीक है, अब फिर से हम येलो कलर ले लेंगे। यहाँ लिखा है, एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, चैत में औरतें इकट्ठा करने के लिए बचे खुचे ठूठों को काटने के लिए जाती है। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व पूर्व से शुरू होता था और शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम यानी कुकुरमुत्ता आदि फल बीन कर लाती थी और बैगा औरतें तो या तो केवल जड़े या फिर कंद इकट्ठा करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुरुष जो है वो शिकार पे जाते थे और जो औरतें होती थी वे साग, इमली या फिर मशरूम जो है जिसको खुखड़ी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, उनको लेकर के आती थी। ठीक है, या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था और औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे और जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में पटसन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। यह इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधियां होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे और तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है वेरियर एल्विन द्वारा लिखा गया 1930 से 40 के दौरान उन्होंने इस तरह का सर्वेक्षण किया। ठीक है, और एक्सपीरियंस के अनुसार उन्होंने लिखा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। तो औपनिवेशिक शासन से इनके जीवन पर क्या असर पड़ता है उसको भी हम जानेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। ठीक है, दूसरा घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। ठीक है, किस तरह का इफेक्ट पड़ा, तो काश्तकारों में भी पड़ा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि व्यापार की समस्या किस तरह से आई। ठीक है, अलग अलग समस्याओं को हम देखेंगे। उसके बाद लोग काम की तलाश करने लगे बाद में। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं जिसमें यहाँ दिया गया है कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ औपनिवेशिक शासन से। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन व वन प्रबंधन के अस्थायी नियम कानून खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा था लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई थी और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से उन्हें अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। ठीक है, तो इस तरह से इन मुखियाओं को भी अंग्रेजों ने एक जमींदार की हैसियत दे दी। ठीक है, जमींदार की तरह इनको भी ट्रीट किया और ये जो मुखिया होते थे आदिवासी समाज में, इनकी ताकत जो थी वो छीन गई थी और ये सभी ताकतें ब्रिटिशर्स के पास चली गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से खेती कर रहें और खेती करें। स्थानीय रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे और फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम कानून लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा भी तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसान तो भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं, अध्याय 2 में पट्टेदार अपने भूस्वामी को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान चुकाते थे। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। नेक्स्ट है दोस्तों, वन कानूनों और उनके प्रभाव। वन कानून और उनके क्या प्रभाव पड़े, वो भी यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ऐसे जंगल थे, मतलब आरक्षित वन ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों को जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा की जाती थी। ठीक है, अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा की जाती थी और इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने या फिर झूम खेती करने या फल इकट्ठा करने या पशुओं को शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह से जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ लिया। उन्होंने तय किया, ये जो स्लीपर है वो क्या है, तो स्लीपर का आप यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए। स्लीपर का मीनिंग होता है लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती है, इसको स्लीपर कहा जाता है। तो दोस्तों, औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ लिया। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगलों में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी और 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी के तहत विद्रोह थे। ठीक है, इस तरह की चीजें थी वन सत्याग्रह। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यापार की समस्याएं। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें।
18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, जो गोल सा हो जाता है, उसका इंग्लिश वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो कृमि कोष होता है उसको, कुकून जो होता है, ठीक है, कुकून को इकट्ठा कर लेते थे और 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे। ठीक है, इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। ठीक है, काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे और खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, नजदीक से देखने पर हमें क्या पता चलता है। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश में विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 के महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था और उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बेहोडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। ठीक है, बेहोडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी और उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। ठीक है, बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में ही बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों व हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक वर्ड का मीनिंग देख लीजिए, वैष्णव। वैष्णव का मतलब होता है विष्णु पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे, और उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे और बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया और उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। ठीक है, इस तरह की बात भी हुई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इससे औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों के जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लिया। आंदोलन किस तरह से हुआ और किस तरह की जीवन पद्धति आदिवासियों की शुरुआत में थी और अंग्रेजों के आने से पहले किस तरह की जीवन शैली थी, औपनिवेशिक शासन से पहले और औपनिवेशिक शासन के बाद किस तरह की जीवन शैली अपनानी पड़ी मजबूरन इन मुंडा लोगों को हम नहीं कहेंगे, पूरे के पूरे जनजातीय समाज को। ठीक है, और हर तरफ मतलब जिस भी एरिया में इस तरह की शासन पद्धति अपनाई गई वहां पे अलग अलग तरीके से विद्रोह हुआ और उसमें से हम जो एक मुंडा विद्रोह जो पढ़ रहे हैं, संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह, इन विद्रोहों को हम देखते हैं जो 1857 से पहले विद्रोह हुए और ये एक बड़े विद्रोह के रूप में सामने आया। ठीक है, उसके बाद हम इसके बाद एक बहुत ही बड़ा सैनिक विद्रोह देखते हैं 1857 का रिवोल्ट, जो कि व्यापक पैमाने पर हुआ, बहुत बड़े स्केल में हुआ और अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी थी। ठीक है, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने इन विद्रोहों को दबा दिया और बाद में नियम कानून में थोड़ा सा बदलाव किया गया और ये सिलसिला हमेशा चलता रहा। जब भी अंग्रेजों ने इस तरह के दबाव डालने का प्रयास किया, यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलनों का सिलसिला चलते रहा। इसी बीच महात्मा गांधी आए, नेहरू जी आए
कई पार्टियों का गठन हुआ और अंततः 1947 में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आता है। स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद का भी एक लंबा इतिहास, आज तक 70 साल का इतिहास रहा है। तो हम इस किताब में इससे आगे उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उससे पहले हम ये अन्यत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमें नकदी की क्या ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्रायः बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पिपुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है और वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह से देखते हैं। कहते हैं नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से कहूँ करूँ काम, क्यों मैं चढ़ूँ नारियल के पेड़ पर, तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूं क्यों। ठीक है, इस तरह के गाने भी लिखे गए। नकदी किस तरह से अच्छी है बुरी है, किसानों का जीवन पर क्या असर पड़ा उनका। ठीक है, तो दोस्तों हमने जनजातीय समाज जो था औपनिवेशिक काल में उसका एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा और मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया होगा। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, जो नेता लोग हैं, उनको भी आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।